नमस्कार, मैं हरीश कुमार। स्वागत है आपका स्टडी भूगोल में। आज हम भूकंप के कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि भूकंप क्या है और भूकंपों के प्रकार कितने हैं। अगर आपने पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस लेक्चर में देखेंगे कि भूकंपों की उत्पत्ति किन कारणों से होती है। साथ ही हम वदाती बेनियोफ जोन और इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी को भी विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूकंपों की उत्पत्ति किन कारणों से होती है। इसमें नंबर पहला है प्लेट विवर्तनिकी तथा भूकंप, फिर बलन तथा भ्रंश, प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत, ज्वालामुखी उद्भेदन, भूसंतुलन, जलीय भार, कृत्रिम भूकंप और अन्य कारण शामिल हैं। सबसे पहला है प्लेट विवर्तनिकी तथा भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक एंड अर्थक्वेक। विश्व के अधिकांश भूकंप ज्वालामुखी प्लेटों के किनारों पर ही स्थित हैं। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत की सहायता से हमें इस बात का पता चलता है कि भूकंप और ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में क्यों अधिक सक्रिय हैं। सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकंप प्रशांत महासागर के तटों के साथ साथ ही सक्रिय हैं, जिस कारण इसे अग्निवलय रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये प्रशांत महासागर का मानचित्र है। इसके चारों ओर ये शेडिंग वाला एरिया जो है ये रिंग ऑफ फायर है। ये सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंपों का क्षेत्र है। प्रशांत प्लेट का क्षेपण किनारा सबडक्शन एज भूप्रपट्टी और ऊपरी मेंटल में काफी अधिक गहराई तक पहुंच जाता है। इसमें क्षेपण किनारा क्या है, अर्थात जो किनारा नीचे जा रहा है। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, जब दो प्लेटों का अभिसरण होता है तो भारी प्लेट नीचे की तरफ जाती है। क्षेपण किनारा अभिसरण प्लेटों के किनारों पर देखने को मिलता है। इससे पहले के लेक्चर में हमने तीन तरह के किनारों को देखा था। संरक्षी किनारा, जिसे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहते हैं, जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास से गुजर जाती है। दूसरा किनारा था अपसारी प्लेट या डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री, जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गमन करती हैं। और तीसरा था अभिसरण प्लेट किनारा या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं और भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है, जैसा कि इस चित्र में यहाँ ये जा रहा है। इस चित्र में तीनों ही प्लेटों को दिखाया गया है। पहला यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म प्लेट, जो एक दूसरे से प्लेटें आसपास से गुजर जा रही हैं। दूसरा यहाँ पे है जब प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं, डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री। और थर्ड यहाँ पे है जहाँ एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे गमन कर रही है और ऊपर ट्रेंच का निर्माण होता है। इसी को हम क्षेपण किनारा या सबडक्शन एज बोलते हैं। जब प्लेट भूप्रपट्टी और ऊपरी मेंटल में काफी अधिक गहराई तक पहुंच जाता है और वहां से पिघला हुआ मैग्मा ऊपर ढकेल देता है। यह मैग्मा दबाव के कारण भूतल पर आता है और ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है। विश्व के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया जारी रहती है और ज्वालामुखी उद्भेदन होते रहते हैं। ज्वालामुखी उद्गारों की तरह भूकंप भी प्लेटों के किनारों पर ही अधिक आते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने भूकंप के प्रकारों में गहराई के अनुसार तीन तरह के भूकंपों के प्रकारों को हमने देखा था। कम गहरे या उथले भूकंप केंद्र, जो धरातल से 70 किलोमीटर की गहराई तक स्थित हैं। इसको चित्र में हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है धरातल से 70 किलोमीटर की गहराई तक है। फिर दूसरा है मध्यम गहराई वाले भूकंप केंद्र, जो 70 से 300 किलोमीटर की गहराई में पाए जाते हैं। इंटरमीडिएट फोकस, उसको यहाँ देख सकते हैं। और लास्ट है गहरे भूकंप केंद्र, जो 300 से 700 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। डीप फोकस वाले भूकंप केंद्र यहाँ लास्ट में एकदम है। कम गहरे या उथले केंद्र वाले भूकंप लगभग सभी प्लेटों के किनारों पर पाए जाते हैं, परंतु मध्य सागरीय कटकों पर इनका विशेष केंद्रण मिलता है। मध्यम गहराई वाले भूकंप मुख्य रूप से महासागरीय खाइयों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में प्लेटें खाई के तल से 300 से 400 किलोमीटर नीचे चली जाती हैं। कहीं कहीं तो ये प्लेटें मेंटल में 700 किलोमीटर की गहराई तक चली जाती हैं। खाइयों का यह क्षेत्र महाद्वीपीय भूस्थल की ओर 30 अंश से 80 अंश के कोण पर झुका हुआ होता है। अधिकांश झुकाव 40 अंश से 60 अंश तक ही होते हैं। इस प्रकार के झुकाव वाले भूकंपीय क्षेत्र को वदाती बेनियोफ जोन कहते हैं।
वदाती बेनियोफ जोन या इसको बेनियोफ जोन भी कहा जाता है। इसको हम चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। ये महाद्वीपीय भूतल है, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। इसके संदर्भ में ये इस प्लेट का जो झुकाव है, इस झुकाव वाले भूकंपीय क्षेत्र को ही बेनियोफ जोन या वदाती बेनियोफ जोन कहा जाता है। इस प्लेट का झुकाव मुख्यतः 30 अंश से 80 अंश के बीच में रहता है, मगर अधिकांश झुकाव 40 से 60 अंश तक ही पाए जाते हैं। इसी झुकाव वाले भूकंपीय क्षेत्र को वदाती बेनियोफ जोन या बेनियोफ जोन कहते हैं इसको। इस तरह के झुकाव वाले भूकंपीय क्षेत्र प्रशांत महासागर के तट के निकट ही अधिक पाए जाते हैं। बेनियोफ जोन की खोज सबसे पहले भूकंप विशेषज्ञ हुगो बेनियोफ ने की थी। इसी से इनके नाम पे इस जोन का नाम पड़ा है, बेनियोफ जोन। बेनियोफ क्षेत्र या बेनियोफ जोन की भूकंपीय क्रिया स्थलमंडल के नीचे धंसने से होता है। मध्यम गहराई वाले भूकंप तनाव अथवा संपीड़न से पैदा होते हैं। तनाव तब पैदा होता है जब अधिक घनत्व वाली प्लेट अपने भार के कारण डूब जाती है। जैसे इस चित्र में अधिक घनत्व वाली प्लेट जो है नीचे डूब रही है और हल्की प्लेट जो है वो ऊपर है। महासागरीय प्लेट जो होती है वो अधिक घनत्व की होती है, अधिक भार वाली होती है, वो नीचे डूब रही है। और महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट की अपेक्षा हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर रहती है। जब नीचे जाने वाली प्लेट की गति में मैग्मा अवरोध पैदा करता है तो संपीड़न पैदा होती है। अधिक गहराई वाले भूकंप केवल संपीड़न से ही पैदा होते हैं। अगला है बलन तथा भ्रंश, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। बलन और भ्रंश का संबंध संपीड़न और तनाव से है, जिससे चट्टानों में हलचल होती है और भूकंप आते हैं। 1934 में बिहार का भूकंप, 1950 में असम का भूकंप या 1991 में उत्तरकाशी में आया भूकंप, इसी प्रकार के भूकंप थे। जब दो प्लेटें भ्रंश रेखा के सहारे ऊपर नीचे खिसकती हैं तो भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसी कारण संपीड़नात्मक बल के कारण जब परतदार चट्टानें मुड़ जाती हैं, अपनति और अवनति का निर्माण करती हैं, तो उससे भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। अगला है प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के विख्यात भूगर्भवेत्ता डॉक्टर H.F. रीड ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार भूकंपों की रचना शैलों के लचीलेपन पर निर्भर करती है। भूगर्भ की शैलें रबड़ की तरह लचीली होती हैं, जिस कारण उनमें बढ़ने और घटने के गुण होते हैं। शैलों में तनाव व खिंचाव बढ़ने के कारण शैल मुड़ जाती है, परंतु जब तनाव शैलों के लचीलेपन की सीमा से बढ़ जाती है तो शैलें मुड़ती नहीं बल्कि टूट जाती हैं। चट्टानें टूटकर दो अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाती हैं और उनके बीच में एक दरार पड़ जाती है। इस भ्रंश क्रिया से चट्टानों का तनाव समाप्त हो जाता है और चट्टानों के दोनों खंड अपने स्थान पर आने का प्रयास करते हैं और दरार के सहारे संघर्षण से भूकंप की उत्पत्ति होती है। 1906 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में आए भूकंप में भ्रंश रेखा के ऊपर धरातल पर लगभग 800 किलोमीटर लंबी दरार का निर्माण हुआ, जिसे सैन एंड्रियास भ्रंश कहा जाता है। रीड महोदय ने इसी भूकंप का अध्ययन किया, उसके बाद अपने प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत या इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी को दिया। चित्र के माध्यम से इस सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल पोजीशन है जिसमें फॉल्ट लाइन है और फेंस बना हुआ है। दूसरे में डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है जिसमें चट्टानों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं चट्टानों में खिंचाव विपरीत दिशा में हो रहा है। चट्टानों में खिसकाव उसके लचीलेपन की सीमा तक होता है। यहाँ चट्टानें मुड़ गई हैं। जब तनाव शैलों के लचीलेपन की सीमा से बढ़ जाता है तो शैलें यहाँ मुड़ती नहीं बल्कि टूट जाती हैं। इस चित्र में देख सकते हैं कि जो फेंस पहले सीधे था उसके बाद ये मुड़ा और लास्ट में यहाँ पे टूट के अलग अलग हो गया, और टूटने के साथ ही ये स्थलखंड जो है दोनों चट्टानें स्थिर हो जाती हैं एकदम। चट्टानें टूटकर दो अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाती हैं और भ्रंश क्रिया से चट्टानों का तनाव समाप्त हो जाता है, और जब तनाव समाप्त होता है तो दोनों खंड अपने स्थान पर आने का प्रयास करते हैं, जिस कारण संघर्षण होता है और फिर भूकंप की उत्पत्ति होती है। यह चित्र 1906 में आए सैन फ्रांसिस्को भूकंप के हैं, जिसमें ये फेंस दिख रहा है जो पहले सीधे था एक लाइन में, मगर ये टूट के विस्थापित हो जाता है। लगभग 8.5 फीट तक की गैप आ जाता है इसके बीच में। दूसरी चित्र में भी हम समझने का प्रयास करते हैं। ये कोई एक रोड जा रही है,
इसमें ये भ्रंश रेखा है। इस भ्रंश रेखा के सहारे चट्टानों का विपरीत दिशा में खिंचाव या तनाव होता है, जिस कारण चट्टानें अपनी सहन शक्ति तक मुड़ जाती हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम 1 से टाइम 2 तक पहुंचने में कुछ महीनों से वर्षों तक लग जाता है, परंतु टाइम 2 से टाइम 3 तक पहुंचने में कुछ सेकंड का समय लगता है। अर्थात जब चट्टानें अपने लचीलेपन की सीमा से बाहर हो जाती हैं तो वो अचानक से टूट जाती हैं, जिससे भ्रंश रेखा में दरार आ जाता है और जो स्थलखंड जुड़ा हुआ था 2 अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाता है और अपनी जगह पर आने का प्रयास करता है, जिस कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। अगला है ज्वालामुखी उद्भेदन, वोल्केनिक इरप्शन। इस प्रकार के भूकंप या तो उद्भेदन के साथ साथ अर्थात जब विस्फोट होता है तब, या करीब करीब उद्भेदन के पूर्व के काल में घटित होते हैं। यह अधिकतर उथले उद्गम वाले भूकंप होते हैं। इनका प्रभाव क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा और कुछ 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। ज्वालामुखी के नजदीक या एपिसेंटर के पास इसकी तीव्रता अधिक होती है, परंतु क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो सुमात्रा और जावा द्वीपों के बीच में स्थित है, इसमें इतना भयंकर भूकंप विस्फोट हुआ था कि इसका इम्पैक्ट चिली के हार्न अंतरीप पर, जो कि दक्षिण अमेरिका में 12,800 किलोमीटर दूर है, तक अनुभव किया गया। क्राकाटोआ ज्वालामुखी से 30 से 40 मीटर ऊंची सागरीय लहरें, जिसको सुनामी कहते हैं, का जन्म हुआ था, जिस कारण जावा और सुमात्रा के तटीय क्षेत्रों में हजारों लोगों की मृत्यु हुई। अगला है भू संतुलन, आइसोस्टेसी। पृथ्वी का ऊपरी सियाल हल्का है और निचले भारी सीमा पर तैर रहा है। यहाँ सियाल से तात्पर्य सिलिका और एल्युमिनियम से है। ये पृथ्वी की ऊपरी परत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें जिसमें पाई जाती हैं, जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है, इस कारण इसका नाम सियाल पड़ा है। इसका औसत घनत्व 2.7 है और जस्ट इसके नीचे सीमा परत पाई जाती है। सीमा परत में मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका औसत घनत्व 3 है। ऊपरी हल्की चट्टानों में ऊंचा नीचा होकर संतुलन की व्यवस्था बना ली है, परंतु जब उच्च प्रदेशों से अपर्दन होता है और मलबा निम्न प्रदेशों में निक्षेपित होता है तो संतुलन बिगड़ जाता है, जिस कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। इस चित्र में हम समझ सकते हैं पर्वतों का अनाच्छादन हो रहा है, अपर्दन और परिवहन, जिस कारण मलबा जो होता है वह सागरीय भागों में आके निक्षेपित होता है, जिस कारण अवतलन होता है। चट्टानों के अवतलन के कारण दबाव उत्पन्न होता है। दबाव से जो पिघला हुआ मैग्मा होता है फिर वो ऊपरी परत में जाता है। जब चट्टानें इस संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती हैं तो धरातल पर कंपन पैदा होता है और भूकंप आ जाता है। 1949 में लाहौर का भूकंप भू संतुलन के कारण ही उत्पन्न हुआ था। अगला है जलीय भार। नदियों पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। जब जलाशयों में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो चट्टानों पर जल का दबाव बढ़ जाता है। जलाशयों की तली के नीचे स्थित चट्टानों में परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन आकस्मिक होता है तो भूकंप आ जाता है। भारत में कोयना भूकंप 1967 में जो आया था, इसका एक कारण कोयना बांध का जल भंडार से उत्पन्न अव्यवस्था को माना जाता है। अगला है कृत्रिम भूकंप। यह भूकंप मनुष्य के कार्यकलाप द्वारा आते हैं। उदाहरण के लिए बम के धमाके, रेलों के चलने से या कारखानों में भारी मशीनों के चलने से भी पृथ्वी में कंपन होता रहता है। और अन्य कारणों में हिमखंडों या शिलाओं के खिसकने और गुफाओं की छतों के धंसने या खानों की छतों के गिर जाने से भी भूकंप आते हैं। तो ये था भूकंप के कारण। इस लेक्चर में हमने भूकंप के कारणों को विस्तार से देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।